हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने पिछले वीडियो में DFCCIL डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड DFCCIL एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल 2016 का पेपर का हम सॉल्यूशन कर रहे थे। तो उस पेपर का हमने जो पार्ट 1 अपलोड किया था, तो उस पार्ट 1 में हमने जो टेक्निकल 80 क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 46 तक डिस्कस कर लिए थे। तो अब जो हमारे जो पार्ट 2 होगा, यानी कि पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, जो हमारे 46 के आगे के जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को हम जो बचे हुए हमारे क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, जिससे कि हमारा जो टोटल 80 क्वेश्चंस पूछे गए थे वो यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जो 2018 में जो एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का पेपर है 2018 का, तो उसका पेपर का सॉल्यूशन भी हमने इसी चैनल पे अपलोड कर रखा है। अगर आपने अभी तक उस सॉल्यूशन को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जा करके उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हमारा पार्ट 2, जिसमें कि हम क्वेश्चन नंबर 47 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 46 तक जो थे हमारे पिछले वीडियो में पार्ट 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको हम यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन जो था ये हमारा कंप्लीट हो चुका था, जो कि क्वेश्चन नंबर 46 था। अब बात करेंगे हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हाट हैपेंस टू द ओवरऑल गेन ऑफ द सिस्टम ऑफ अ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ फीडबैक गेन। तो अगर हम फीडबैक सिस्टम में अगर पॉजिटिव गेन देते हैं तो हमारा सिस्टम का जो गेन है वो बढ़ेगा या घटेगा, यानी कि इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, या कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको पता है हमारे पास जो गेन क्या होता है, CS अपॉन में क्या होता है, RS, इसे हम गेन कहते हैं, यानी कि आउटपुट अपॉन में इनपुट। तो ये क्या होता है हमारे पास, GS अपॉन में 1 प्लस माइनस GS HS, ये हमारे पास क्या होता है, गेन होता है। यानी कि अगर हम पॉजिटिव फीडबैक का यूज करते हैं, यानी कि अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक का यूज करते हैं, यानी कि पॉजिटिव फीडबैक का अगर हम यूज करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा नेगेटिव साइन आता है नीचे। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अगर नेगेटिव फीडबैक का यूज करते हैं तो क्या होता है, हमारा यहाँ पे पॉजिटिव साइन आता है। यानी कि अगर पॉजिटिव का यूज करेंगे तो यहाँ नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव का यूज करेंगे तो 1 माइनस GSHS आएगा। तो अगर हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव फीडबैक दिया हुआ है, तो यानी कि हम पॉजिटिव फीडबैक का यूज करेंगे तो हमारे पास जो यहाँ पे नीचे जो साइन आएगा, यहाँ पे तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। अब आपको पता है कि 1 में से अगर कोई GS माइनस HS अगर कोई चीज घटेगी तो जो ओवरऑल गेन होगा वो क्या होगा, हमारा बढ़ेगा। यानी कि अगर हम पॉजिटिव फीडबैक अप्लाई करते हैं तो हमारा जो ओवरऑल गेन जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज करता है। और अगर नेगेटिव फीडबैक अप्लाई करते हैं तो हमारा जो ओवरऑल गेन जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो यहाँ से हमको पॉजिटिव फीडबैक दिया हुआ है तो ओवरऑल गेन क्या हो जाएगा, हमारा इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे हमको जो नीचे डिनोमिनेटर में जो हमारा क्या आएगा, माइनस वाली टर्म आएगी। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसका सही आंसर होगा। आपको आंसर की में आंसर गलत दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इन एन इंडक्शन मोटर एट स्पीड नियर टू सिंक्रोनस स्पीड द टॉर्क स्पीड एंड टॉर्क स्लिप कर्व आर अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ से आपको टॉर्क स्लिप और टॉर्क स्लिप कर्व बताना है। तो यहाँ से आपको अगर बात करते हैं इंडक्शन मोटर की, तो इंडक्शन मोटर में क्या होता है, जो स्टार्टिंग कंडीशन होती है, अगर मैं बात करता हूँ स्टार्टिंग कंडीशन की, तो स्टार्टिंग कंडीशन में क्या होता है, स्लिप की वैल्यू हमारे पास बहुत ज्यादा होती है। यानी कि स्लिप की वैल्यू ज्यादा होती है, यानी कि तो टॉर्क क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप होता है। लेकिन जैसे हम ऑपरेटिंग कंडीशन में इंडक्शन मोटर जाती है, पहुंचती है हमारी, यानी कि ऑपरेटिंग कंडीशन में, तो ये क्या होती है, जो टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लीप होता है। तो ये हमको किस तरह से मिलता है ऑपरेटिंग कंडीशन में, ये हमको डायरेक्टली रिलेशन है, यानी कि लीनियर रिलेशन मिलता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन रिलेशन मिलता है। आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखी होगी। हमारे पास जो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इंडक्शन मोटर की, वो कुछ इस प्रकार हमको देखने को मिलती है। ये हमारे पास कुछ यहाँ पे टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये हमारे पास टॉर्क होता है और यहाँ पे हमारे पास स्लिप होती है। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ, ये हमारे पास मैक्सिमम टॉर्क होता है। इस वाले रीजन में क्या होता है, टॉर्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लीप होता है, और इस वाले रीजन में टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लीप होता है, क्योंकि ये हमारा नॉर्मल ऑपरेटिंग रीजन होता है। यानी कि नॉर्मल ऑपरेटिंग रीजन में क्या होता है, हमको किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती है, तो लीनियर यानी कि स्ट्रेट लाइन कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा फोर्थ हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एफईटी इज ए कंट्रोल्ड डिवाइस। जो हमारा एफईटी जो होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जो हमारा एफईटी होता है, किस प्रकार का कंट्रोलिंग डिवाइस होता है। तो ये हमारा जो एफईटी होता है, ये हमारा होता है वोल्टेज कंट्रोल
करंट सोर्स होता है। तो हमारा एफईटी किस प्रकार का डिवाइस होता है? वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करता हूँ मैं एफईटी की, तो एफईटी में कितने टर्मिनल होते हैं? तो एफईटी में 3 टर्मिनल होते हैं। एक ड्रेन होता है पहला टर्मिनल, दूसरा गेट होता है और तीसरा क्या होता है? सोर्स टर्मिनल होता है। और जो एफईटी होता है ये हमारा क्या होता है? यूनिपोलर डिवाइस की कैटेगरी में आता है। यूनिपोलर डिवाइस की कैटेगरी में आता है क्योंकि इसमें करंट का जो कंडक्शन होता है वो केवल और केवल माइनॉरिटी चार्ज मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण होता है। यानी कि जो इसमें एफईटी में क्या होता है? मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण कंडक्शन होता है। इसी कारण ये क्या होता है? यूनिपोलर डिवाइस होती है। और अगर आपसे क्वेश्चन में अगर यूजेटी की जगह अगर बीजेटी पूछ लेता है, तो हमारा जो बीजेटी होता है ये क्या होता है? हमारा करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स होता है। बस आपको क्या याद रखना है? तो ये हो जाएगा हमारा करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स होता है। ये हमारा क्या होता है? बीजेटी होता है। और बीजेटी में कितने टर्मिनल होते हैं? बीजेटी में भी 3 टर्मिनल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा इमीटर होता है, एक हमारा कलेक्टर होता है और एक हमारा बेस होता है। और जो बीजेटी होता है ये हमारा बाईपोलर डिवाइस होता है क्योंकि जो बीजेटी होता है इसमें जो करंट का कंडक्शन होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स दोनों के कारण क्या होता है? करंट का कंडक्शन होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग फिगर इज द स्पीड करंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो जो आपको ये फिगर बताया गया है ये किसका स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स है? स्पीड करंट का कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये किसका हो जाएगा हमारे पास? सीरीज मोटर का, यानी कि डीसी सीरीज मोटर का हमारे पास ये क्या है? टॉर्क स्पीड और आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं हम यहाँ पे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4th सीरीज मोटर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द अल्टरनेटिंग करंट इक्वेशन I इज इक्वल टू 64.8 साइन 423t वॉट विल बी द एवरेज करंट। तो यहाँ से आपको एवरेज करंट बतानी है। तो यहाँ से हमको एवरेज करंट का जो फॉर्मूला होता है आई एवरेज, तो एवरेज करंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? 2 IM अपॉन पाई, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो 2 इंटू मैक्सिमम करंट की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी हुई वो कितनी है? 64.8, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अपन पाई कितना होता है? 3.14 होता है। तो इसको सोल्व करेंगे हमको, तो इसको सोल्व करेंगे कितना मिल जाएगा? 41.21 एम्पियर हमको क्या मिल जाएगी? एवरेज वैल्यू मिल जाएगी करंट की। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है, द रियल नेम ऑफ मोसफेट इज IGBT बिकॉज द गेट हियर इज। तो आपको पता होगा कि हमारे पास जो IGBT होता है, IGBT होता है, तो IGBT जो होता है हमारे पास ये दो डिवाइसेस को मिला करके बनाई जाती है। वो दो डिवाइसेस कौन कौन सी होती है? तो एक तो हमारे पास होता है मोसफेट होता है, प्लस हमारे पास एक क्या होता है? बीजेटी होता है। तो इन दोनों को मिलाकर के जो नई नई डिवाइसेस बनाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? IGBT कहते हैं। और IGBT की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो किसकी होती है? मोसफेट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, लेकिन कंस्ट्रक्शन किसकी तरह होती है? बीजेटी की तरह होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि द रियल नेम ऑफ मोसफेट इज IGFET बिकॉज द गेट हियर इज। तो यहाँ पे गेट जो होता है वो किस प्रकार का होता है? तो यहाँ पे आपको IGBT की फुल फॉर्म से पता पड़ जाएगा कि IGBT में गेट जो होता है किस प्रकार का होता है। तो यहाँ पे IGBT की फुल फॉर्म क्या होती है? इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पे गेट किस तरह का होता है? इंसुलेटेड होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, इंसुलेटेड। और IGBT हमारी दो डिवाइसेस को मिलाकर बनाई जाती है, मोसफेट और बीजेटी। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस पर। तो और यहाँ पे अगर बात करता हूँ मैं IGBT का सिंबल, तो अब यहाँ पे IGBT का सिंबल भी देख लीजिए। IGBT का जो सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ये क्या होता है? इसके भी 3 टर्मिनल होते हैं। ये क्या होता है? इसके 3 टर्मिनल होते हैं। 3 टर्मिनल में क्या होता है? एक हमारे पास एक गेट होता है, ये कलेक्टर होता है और ये इमीटर होता है। ये 3 टर्मिनल होते हैं IGBT के। जहाँ पे गेट टर्मिनल जो होता है वो क्या होता है? हमारे पास इंसुलेटेड होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंपाउंड जनरेटर आर यूज्ड टू सप्लाई पावर। जो हमारे पास जो कंपाउंड जनरेटर होते हैं वो किसको पावर सप्लाई देने के लिए यूज किए जाते हैं? तो ये हमारे पावर देने के लिए यूज किए जाते हैं रेलवे सर्किट, इनकैंडेसेंट लैंप एंड एलिवेटर्स में यूज किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट, इन अ सेमीकंडक्टर ड्रिफ्ट करंट इज ड्यू टू।
तो यहाँ पे आपको पता है कि हमारे पास सेमी कंडक्टर होता है उसमें दो तरह से करंट फ्लो करती है, एक ड्रिफ्ट करंट फ्लो करती है और एक डिफ्यूजन करंट फ्लो करती है। मैं यहाँ पे आप लिख देता हूँ, जो हमारे पास सेमी कंडक्टर होता है इसमें दो तरीके से करंट फ्लो करती है हमारे पास। तो एक तो हमारे पास होती है ड्रिफ्ट करंट और एक होती है हमारे पास डिफ्यूजन करंट। तो हमारे पास यहाँ पे जो ड्रिफ्ट करंट होती है ये कब फ्लो करती है, जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई, यानी कि जब हम यहाँ पे ड्रिफ्ट करंट कब फ्लो करती है, जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब क्या करती है हमारी ड्रिफ्ट करंट फ्लो करती है। यानी कि ड्रिफ्ट करंट के कारण जो यहाँ पे जो क्या होता है, हमारा जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता है उसके कारण क्या होते हैं यहाँ पे करंट फ्लो करती है ड्रिफ्ट करंट। जबकि हमारी जो डिफ्यूजन करंट होती है ये क्या होती है, नेचुरल फिनोमिना होता है, यानी कि ऑटोमेटिकली इसमें करंट फ्लो करती है। और करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, तो जो इसमें करंट फ्लो करती है वो मेजोरिटी चार्ज कैरियर से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की तरफ से करंट फ्लो करती है। यानी करंट का कंडक्शन कहाँ से होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन क्या होता है, करंट का कंडक्शन होता है। तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में सिंपली बताना है कि जो ड्रिफ्ट करंट होती है वो किसके कारण फ्लो करती है। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होता है, ड्रिफ्ट करंट फ्लो करती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, आपको एसर्शन दिया हुआ है कॉपर लॉस आर स्मॉल इन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, और उसका रीजन दिया हुआ है ओवरहेंज इज लेस एंड स्पेस फैक्टर इज बेटर इन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। तो यहाँ से हमारे जो कॉपर लॉस होते हैं वो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में कम होते हैं, और इसका रीजन दिया हुआ है कि ओवरहेंज जो होता है वो कम होता है, स्पेस फैक्टर अच्छा होता है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में। स्क्वायरल के स्पेस जो होता है, स्पेस फैक्टर होता है वो स्क्वायरल केज मोटर में वो हमारा क्या होता है, अच्छा होता है। तो ये हमारा जो रीजन है ये हमको गलत दिया हुआ है, जबकि हमारा जो असर्शन है वो क्या हुआ है, हमको यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो इंडक्शन मोटर होती है, तो इंडक्शन मोटर में क्या होता है, हमारा जो कॉपर लॉस होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं। तो उसका रीजन क्या होता है कि आपको पता है कि जो वाइंडिंग होती है ये क्या होती है, हमारे पास पूरी वाइंडिंग होती है। तो जो वाइंडिंग होती है तो इसमें जो ऊपर का भाग होता है इसको क्या बोला जाता है, और ऊपर और नीचे का जो भाग होता है ये क्या होता है, इसे हम ओवरहेंज बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम, ओवरहेंज बोला जाता है। यानी कि इस भाग में कोई करंट फ्लो नहीं करती है, ये बस वाइंडिंग को सपोर्ट करने के लिए प्रदान किया जाता है। यानी कि इसमें कोई कोई भी क्या होती है, करंट फ्लो नहीं करती है। तो इसमें कॉपर लॉसेज जो कम होते हैं स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में, उसी उसके कारण क्या होता है कि उसमें जो ओवरहेंज एक तो वो कम होता है और स्पेस फैक्टर जो होता है वो उसका अच्छा होता है। यानी कि जो असर्शन ए दिया हुआ है उसका जो रीजन दिया हुआ है वो भी यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ए इज करेक्ट एंड आर इज द सुटेबल रीजन फॉर इट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इन अ बीजेटिक कलेक्टर रीजन विड्थ इज मैक्सिमम व्हेन इट कलेक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ चार्ज कैरियर। तो यहाँ से आपको क्या दिया हुआ है कि 56वां में क्या दिया हुआ है कि दो ऑप्शन दिए हुए थे, जो दूसरा ऑप्शन है वो यहाँ पे इस पीडीएफ में मिस है, तो हम यहाँ पे बता नहीं सकते कि यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन था वो क्या था। लेकिन जो हमारा पहला ऑप्शन है वो तो यहाँ पे हमारा करेक्ट है। जो कलेक्टर में होता है, आपको पता है कलेक्टर में क्या होती है, जो कलेक्टर क्या करता है, जो भी चार्ज कैरियर हमारे इमीटर से निकलते हैं वो क्या करते हैं, हमारे कहाँ पे कलेक्ट होते हैं, उनको कलेक्टर कलेक्ट करता है। तो ये तो हमारा सही है, लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या था ये हमको पता नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पे इस पीडीएफ में कंप्लीट नहीं है तो हम उसका आंसर नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो भी आंसर होगा यहाँ पे सही दिया होगा, तभी यहाँ पे ऑप्शन क्या है, दोनों ही करेक्ट दिए हुए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्रिस्टल सिस्टम आर नोन टिल डेट। यानी कि अभी तक जो हमारे कितने क्रिस्टल सिस्टम जो है वो हमें ज्ञात हो चुके हैं आज की तारीख तक। तो टोटल कितने हो चुके हैं, 7 हो चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ सातों के सातों की, तो 7 हमारे जो क्रिस्टल होते हैं उनके नाम क्या क्या है। तो जैसे कि हमारा पहला क्रिस्टल हो गया ट्रिक्लिनिक, यानी कि ये हो जाएगा ट्राई क्लिनिक। दूसरा टाइप का होता है ये मोनोक्लिनिक होता है, मोनोक्लिनिक। और तीसरा जो होता है ये क्या होता है हमारे पास, ऑर्थोर होम्बिक, यानी कि मैं लिख देता हूँ ऑर्थोर होम्बिक। उसके अलावा जो चौथा टाइप होता है ये होता है हमारे पास टेट्रागोनल, टेट्रागोनल। पांचवा टाइप होता है वो क्या होता है हमारे पास, ट्राइगोनल। और जो छठा टाइप होता है ये क्या होता है हमारे पास, हेक्सागोनल। और जो सातवां टाइप होता है ये क्या होता है हमारे पास, क्यूबिक।
तो हमारे पास 7 तरह के क्रिस्टल है जो अभी तक हमको यहाँ पे पता चल चुके हैं, यानी कि 7 यहाँ पे इनके नाम मैंने आपको बता दिए कि 7 कौन कौन से तरह के होते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, द जनरेटेड ईएमएफ पर पैरेलल पाथ इन आर्मेचर ऑफ अ डीसी जनरेटर इज। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, जो ईएमएफ जो जनरेट होता है पर पैरेलल पाथ में, तो यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पोल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रोटेटिंग स्पीड ऑफ आर्मेचर। तो यहाँ से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो आपको पता है कि ईजी बराबर क्या होता है हमारा, जेड एन पी फाइव अपॉन में ए इंटू 60। तो यहाँ से आप देख सकते हो जो ईजी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, फाइव के भी है, और जो ईजी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके भी है, एन के भी है। तो ऑप्शन नंबर कौन कौन से सही हो जाएंगे हमारे, ऑप्शन नंबर पहला और तीसरा हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, पहला और तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा इसका सही हो जाएगा। जो ईजी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप भी होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स भी होता है। तो पहला और तीसरा हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, फॉर अ लैप वाउंड जनरेटर द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन आर्मेचर इज टेकन। तो अगर बात करते हैं हम लैप वाइंडिंग के लिए, तो लैप वाइंडिंग में क्या होता है, हमारे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने होते हैं, जितने नंबर ऑफ पोल होते हैं, यानी कि ए बराबर क्या लेते हैं हम, पी लेते हैं लैप वाइंडिंग में। और लैप वाइंडिंग का जो यूज किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, तो लो वोल्टेज और हाई करंट के लिए हम किसका यूज करते हैं, लैप वाइंडिंग का यूज करते हैं। उसी प्रकार अगर हम वेव वाइंडिंग की बात करते हैं, तो वेव वाइंडिंग में कितने पैरेलल पाथ लिए जाते हैं, 2 लिए जाते हैं, और उसका यूज कहाँ करते हैं हम, हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए हम इसका वेव वाइंडिंग का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमको लेप पूछा है, तो लेप में क्या हो जाएगा, ए बराबर पी हो जाएगा, और लो वोल्टेज और हाई करंट के लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर इज सम ऑफ। तो आपको पता है जो ट्रांसफॉर्मर में आयरन लॉसेस होते हैं, तो आयरन लॉसेस किस किस का सम होता है, तो आयरन लॉसेस कहाँ होते हैं, हमारे कोर में होते हैं। तो कोर में कौन कौन से लॉसेस होते हैं, एक तो हमारे पास एडी करंट होते हैं, प्लस दूसरा हमारे पास कौन सा होता है, हाइस्टेरेसिस लॉसेस होते हैं। तो यहाँ पे आयरन लॉसेस किन किन का सम होता है, एडी करंट लॉसेस और हिस्टेरेसिस लॉसेस का। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। और उसी प्रकार अगर बात करता हूँ मैं, जो आयरन लॉसेस होते हैं, क्या होते हैं हमारे पास, जो आयरन लॉसेस होते हैं ये क्या होते हैं हमारे पास, करंट वोल्टेज के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये भी आपको साथ में याद रखना है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें कुछ डाटा मिसिंग है, तो हम इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ जो नीचे की वैल्यूज है, यहाँ पे क्या सर्किट बना हुआ था नीचे वो यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, तो इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट, अ सीरीज और पैरेलल आरएलसी सर्किट इज सेट टू बी ओवरडैम्प्ड। तो ओवरडैम्प्ड कब बोलेंगे, तो आपको पता है कि जीटा अगर ग्रेटर देन होता है हमारा, ग्रेटर देन होता है ओमेगा एन, यानी कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी, यानी कि अगर जीटा हमारा ग्रेटर देन ओमेगा एन है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ओवरडैम्प्ड कंडीशन बोला जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगर जीटा जो होता है हमारा लेस देन ओमेगा एन होता है, तो ये क्या होती है हमारी, अंडर डैम्प्ड की कंडीशन होती है। क्या होती है हमारे पास, अंडर डैम्प्ड। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे हमको एक सर्किट दिया हुआ है, फाइंड आउट द नोड वोल्टेज ऑफ द गिवन सर्किट। तो यहाँ पे हमको जो सर्किट दिया हुआ है इसमें हमको नोड वोल्टेज बताना है, यानी कि वी और वी की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे वी और वी की वैल्यू बताने के लिए हमको दो इक्वेशंस को बनाना पड़ेगा, और उन दोनों इक्वेशंस का सोल्व करने के बाद क्या होगा, हमको यहाँ पे नोड पर वोल्टेज मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है बताता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस नोड पे केसीएल लगाएंगे, यानी किरचॉफ करंट का नियम लगाएंगे, यानी कि आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट हम यहाँ पे वो लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे हमको इस ब्रांच में करंट नहीं दिया हुआ है, तो इसमें करंट मान लिया मैंने I1, और इस ब्रांच में भी नहीं दिया हो तो इसमें मैंने करंट मान लिया I2। आप चाहो तो किसी भी प्रकार से जिस ब्रांच में करंट नहीं दिया हुआ है वो आप अपने अनुसार मान सकते हो। और इस ब्रांच में हमें करंट नहीं दिया हो तो इसका करंट हमने मान लिया I3। आपको इस क्वेश्चन को कॉपी में सोल्व करना है तो आपसे सोल्व हो जाए, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है, तो मैं यहाँ पे बार बार इसको रफ करूंगा, तो आप ऐसे इसको याद नहीं रख पाओगे। तो आप कॉपी में अगर सोल्व करोगे तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप आप इसको लिखते जाना, आपको बिल्कुल आसानी से इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे इस नोड जो वी है, पहले वी ए नोड पे हम क्या करेंगे, केसीएल लगाएंगे।
यानी कि आने वाली करंट बराबर क्या लगाएंगे, जाने वाली करंट। तो नोड वी ए पे देखते हैं, तो आने वाली करंट क्या हो जाएगी हमारे पास, एक तो 2 एम्पियर हो जाएगी, बराबर जाने वाली करंट कौन कौन सी है, I1 प्लस I2 हमारे पास क्या है, जाने वाली करंट है। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ से I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू को पुट करेंगे। तो दो बराबर आई बराबर क्या होता है, वी बटा आर होता है। तो यहाँ पे वी क्या है, वी ए अपॉन में आर क्या हो जाएगा, 6 और 3 दोनों सीरीज में है, तो ये क्या हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। प्लस ये क्या हो जाएगा हमारे पास, आई टू क्या हो जाएगी, वी ए माइनस वी बी अपॉन 5 ओम हो जाएगा, यानी कि वी ए माइनस वी बी अपॉन 5 हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है। अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 9 और 5 का एलसीएम लेंगे। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप इसको एक बार देख लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए। तो इन दोनों का क्या करेंगे हम, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, दो तो इस साइड चल ही रहा था, दोनों का एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना हो गया हमारे पास, 9 और 5 का एलसीएम 45 हो गया। तो और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद हमको क्या मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 5 45, तो ये हो जाएगा 5VA प्लस 9VA माइनस का 9VB, ये हमको यहाँ से मिलेगा। अब हमको इसको सोल्व करना है। तो ये 45 हमारा इधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 90 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, VA, यानी 9 और 5 कितने हो जाएंगे, 14VA हो जाएगा, माइनस का 9VB हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, माइनस का 9VB हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, 14VA माइनस 9VB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई। आपको इस इक्वेशन को नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि हम पहली और दूसरी इक्वेशन, क्योंकि दो नोड है तो दो इक्वेशन बनाएंगे। जो पहली इक्वेशन है वो हमारी बन चुकी है। अब क्या करेंगे हम, जो नोड VB है उस नोड VB पर क्या करेंगे हम, KCL अप्लाई करेंगे। तो हम करते हैं नोड VB पे KCL अप्लाई। तो ये हो गया हमारा नोड VB। तो नोड VB पे KCL अप्लाई करेंगे तो आने वाली करंट कौन कौन सी हो जाएगी हमारी नोड पे, तो 3 एम्पियर क्या है हमारी आने वाली करंट है। बराबर नोड से जाने वाली करंट कौन कौन सी है, एक तो हमारी हमने इस डायरेक्शन में भी आने वाली मानी थी, तो इसको क्या नाम दिया था हमने, I2 नाम दिया था। तो I2 क्या हो जाएगी हमारी VA, इसको अभी लिख लेते हैं हम, I2 बराबर जाने वाली करंट क्या हो जाएगी, इसको हमने I4 नाम दिया था। तो ये इसको हमने I3 नाम दिया था, तो I3 हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये प्लस का साइन है यहाँ पे। तो अब वैल्यूज पुट करनी है, तो वैल्यूज पुट करते हैं हम यहाँ पे। तो 3 तो हमारा ऐसा ही रहेगा, प्लस I2 क्या हो जाएगा हमारा, VA माइनस VB अपॉन 5 इज इक्वल टू I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, VB अपॉन 4 हो जाएगी। तो अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1, तो ये हो जाएगा 15 और 3, तो ये कितना हो जाएगा हमारा VA माइनस VB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, VB अपॉन 4 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम, इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या कर देंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इधर और इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 15 चौक 60, यानी कि 60 प्लस 4VA माइनस 4VB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5VB हो जाएगा। अब क्या करेंगे, VA और VB को एक साथ ले लेंगे। तो 60 बराबर 5VB प्लस 4VB माइनस 4VA हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, VB को हम जोड़ लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 4VA प्लस का 9VB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ चुकी है। तो अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन का यूज़ करेंगे और दोनों को इक्वली पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इक्वेशन 1 और 2 का। तो यहाँ पे यूज़ करते हैं हम इक्वेशन 1 और 2 का। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन पहली और दूसरी से। अब आपको अपने कॉपी में देखना है, जो हमने इक्वेशन पहली लिखी थी वो क्या लिखी थी, 14VA माइनस 9VB इज इक्वल टू 90, और इक्वेशन 2 जो अभी हमने लिखी है, माइनस का 4VA प्लस 9VB इज इक्वल टू 60। अब क्या करेंगे, हम इसको जोड़ देंगे। तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, तो 14 में से 4 गया तो कितना, 10VA बच जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो VA बराबर क्या हो जाएगा, 150 बस 10 हो जाएगा। तो VA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 वोल्ट आ जाएगी। तो ये हमारे पास VA की वैल्यू आ चुकी है। तो हमारा ऑप्शन, तो हम VA की वैल्यू 15 है, तो वो हमको एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। तो हमारा आंसर तो यहीं से निकल जाएगा। आप देख भी सकते हो, जो हमको VA है वो एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ये देख सकते हो आप यहाँ पे, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। लेकिन अगर हम VB की वैल्यू भी निकालना चाहते हो, आप क्या कर सकते हो, किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर सकते हो। यानी कि मान लो अगर मैं VB की वैल्यू भी निकालना चाहता हूँ, तो मैं अभी जो मैंने VA की वैल्यू निकाली है 15, उसको मैं इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ। यानी कि मैंने क्या किया, VA की वैल्यू थी उसको इक्वेशन 2 में पुट कर दिया।
तो क्या थी हमारे पास इक्वेशन 2 माइनस का 4 इंटू वी ए था, तो वी ए कितना आया था 15 प्लस 9 वी बी इज इक्वल टू कितना था 60 था। तो यहाँ से हमारे पास 9 वी बी जो हो जाएगा वो कितना बन जाएगा 120, क्योंकि 15 चौक 60 होता है, 60 हमारा इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 120। तो ये हो जाएगा, तो वी बी जो क्या हो जाएगा हमारे पास 120/9 हो जाएगा। तो इसको भी सोल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा 13.33 वोल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम बी ए और वी बी दोनों की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिए। तो आप चाहो अगर आपको समझ नहीं आता वीडियो को पीछे कर करके और वो स्टेप बाय स्टेप कॉपी में नोट डाउन करके इस क्वेश्चन को देख सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है फॉर अ 12 पोल इंडक्शन मोटर हैज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 60 हर्ट्ज, इट्स सिंक्रोनस स्पीड विल बी। तो यहाँ से आपको एन का फॉर्मूला रखना है, एन एस बराबर 120 F/P। तो 120 इंटू पोल कितने, फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी 60 हर्ट्ज से, और जो पोल दिए हुए हैं वो कितने दिए हुए हैं 12 दिए हुए हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, 12 से ये 10 बार कटेगा तो ये कितना मिल जाएगा हमको 600 RPM मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द करंट इन अ सर्किट फॉलोज द रिलेशन I इज इक्वल टू 200 sin ओमेगा टी इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज, हाउ लॉन्ग विल टेक फॉर द करंट टू राइज इन 100 एम्पियर। यानी कि जो पहले जो करंट ले रहा था उस करंट को 100 एम्पियर तक जाने में कितना टाइम लगेगा, आपको टी की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है कि टी की वैल्यू कैसे निकालनी है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन हमको पता है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास। तो आई जो दिया हुआ है, आई बराबर क्या दिया हुआ है 200 साइन ओमेगा टी हमको दिया हुआ है। तो यहाँ से हमारे पास जो आई की वैल्यू जो दी हुई है इसने कितनी 100 एम्पियर तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। तो आई जो दिया हुआ है वो कितना, इसने जो आई दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है 100 एम्पियर दिया हुआ है। तो इस 100 एम्पियर तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो आई की वैल्यू पुट करते हैं। तो 100 बराबर 200 साइन, और ओमेगा बराबर, ओमेगा आपको पता है ओमेगा बराबर क्या होता है हमारा 2πf होता है इंटू टी। बस आपको इस टी की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पे जो पाई है आपको इसको रेडियन में ही रखना है। पाई की वैल्यू आपको 3/4 नहीं रखनी है, पाई की वैल्यू आपको 180 लेकर के चलनी है, तभी हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा। तो यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 200 हमारा इस साइड आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 100/200 इज इक्वल टू साइन 2 इंटू पाई। तो एफ 2πf, तो एफ कितना दिया हुआ है साइन 2 इंटू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है 50 दी हुई है इंटू टी दिया हुआ है। तो 1/2 कितना हो जाएगा हमारा 100/200 कितना हो जाएगा 0.5। तो ये क्या हो गया हमारे पास 0.5, यानी कि हम उसको अगर 0.5 नहीं लिखें और इसको अगर हम 1/2 लिखते हैं तो 1/2 इज इक्वल टू साइन 50 साइन ओमेगा टी लिखा था, यानी कि 50 इंटू 2 लिखा था, तो ये कितना हो जाएगा साइन 100 पाई इंटू टी हो जाएगा। तो आपको पता है साइन 1/2 किसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 30 डिग्री इंटू में साइन हमारा क्या हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 100 पाई इंटू टी हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे 30 इज इक्वल टू 100 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 इंटू में टी। अब क्या करेंगे टी निकालना है, तो क्या करेंगे 30/100/180 कर देंगे। टी इनको इसको क्या कर दिया हमने नीचे भेज दिया। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1 0 से 1 0 कट गया, 3 निकालने 3 6 18, तो ये कितना आ गया 1/600 सेकेंड आ गया। अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो सोल्व करने पे 1/600 सेकेंड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/600 सेकेंड। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.00166 सेकेंड। यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.66 मिली सेकेंड। तो आपको इसको इस प्रकार से सोल्व करना है, तो आंसर क्या मिल जाएगा टाइम 1.66 मिली सेकेंड। बस आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे हमारा जो पाई होगा, पाई की वैल्यू हमको 3/4 नहीं रखनी है, पाई की वैल्यू 180 लेकर के चलना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मर्स को समांतर क्रम में की आपूर्ति करने के लिए संयोजित किया जाता है। तो ट्रांसफॉर्मर को पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं, तो आपको सीधा सा पता है कि ट्रांसफॉर्मर को पैरेलल में कनेक्ट क्यों किया जाता है, क्योंकि हमारी जो रेटिंग होती है जो सीरीज में वो क्या हो जाती है बढ़ जाती है, यानी कि विद्यमान ट्रांसफॉर्मर में निर्धारित श्रेणी से अधिक भार के लिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है इन द गिवन डेल्टा वे कन्वर्जन फाइंड द वैल्यू ऑफ R1 R2 एंड R3
आपको जो डेल्टा दिया हुआ है इसको स्टार में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली स्टार में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा कि यहाँ पे मैं ये जो डेल्टा बना हुआ है इसी के अंदर स्टार बना देता हूँ। ये स्टार बना दिया तो आपको इसका फॉर्मूला पता होगा। फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है कि अगर हम इसको R1 ब्रांच मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं और इसको R3 मान लेते हैं, और ये हमारा अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे RA इसको मान लेता हूँ, ये हमारा ब्रांच RB होगी और ये हमारे पास RC होगी। तो सिंपली हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि अगर हमको R1 निकालना है तो R1 जो क्या आ जाएगा हमारे पास RA इंटू RC अपॉन में क्या हो जाएगा RA प्लस RB प्लस RC, ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा। इसी प्रकार हमको क्या करना है, तीनों रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने हैं। तो सिंपली अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे हम R1 की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। तो R1 बराबर क्या हो जाएगा RA इंटू RC, तो RA कितना है 4 इंटू 2 अपॉन में तीनों का जोड़ हो जाएगा तो 4 ओम 2 ओम और 3 ओम, तो ये कितना हो जाएगा 4 और 3 7 और 2 9, यानी कि ये कितना हो जाएगा 8/9 हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। यानी कि हमने जो R1 कंसीडर किया है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/9 आ जाएगी। उसी प्रकार यहाँ पे जो आपको ये R1 दिया है इसकी वैल्यू कितनी आएगी 8/9 आ जाएगी। उसी प्रकार हम R2 निकालेंगे तो R2 क्या हो जाएगा हमारा RB और RC का RA और RB का मल्टीप्लाई करके और तीनों को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 4×3 12, 12 बटा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यानी कि जो हमने हमारे पास ये जो R3 आएगा ये कितना आ जाएगा 12/9 आ जाएगा। और उसी प्रकार हम R3 जो हमने माना है तो R3 क्या हो जाएगा RB इंटू RC अपॉन में तीनों का सम हो जाएगा RA प्लस RB प्लस RC, तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 अपॉन में 9, यानी कि ये कितना आ जाएगा हमारे पास 6/9 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास जो लास्ट में रेसिस्टेंस कनेक्टेड है ये कितना आ जाएगा 6/9 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास ये जो लास्ट में कनेक्टेड था इसकी वैल्यू 6/9 होगी। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मैच करेगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस पे सही मैच कर जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है फॉर अ मीटर शंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल रिक्वायरमेंट। तो हमारा जो अमीटर शंट होता है उसमें क्या हमारा एक पॉसिबल रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इट शुड हैव हाई थर्मल ऑटोमोटिव फोर्स, तो हमको ये इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि हाई थर्मल ऑटोमेटिव फोर्स होना चाहिए, क्योंकि अगर थर्मल ऑटोमेटिव फोर्स ज़्यादा होगा तो उसमें क्या होगा हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। हम ये नहीं चाहते हैं कि जो हमारा अमीटर शंट है उसमें हीटिंग ज़्यादा हो, तो क्या रिक्वायर्ड नहीं होता हमको हाई थर्मल ऑटोमेटिव फोर्स। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। तो यहाँ से आपको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के रेस्पेक्ट में 2 पॉइंट दिए, हैव ए गुड वोल्टेज रेगुलेशन, आर डिजाइन फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट। तो यहाँ से हमको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो जो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर होता है इसका वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, अच्छा होता है। इसी कारण से इसका वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, अच्छा होता है। लेकिन हम इसको स्मॉल करंट के लिए डिज़ाइन नहीं करते हैं। तो क्या हो जाएगा ओनली ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है टनल डायोड इज फैब्रिकेटेड फ्रॉम। जो हमारा टनल डायोड होता है किससे बनाया जाता है। तो जो हमारा टनल डायोड होता है ये जर्मेनियम या फिर गैलियम आर्सेनाइड से बनाया जाता है। तो आपको ये किस मटेरियल से बनाया जाता है आपको याद रखना है कि किससे बनाया जाता है, जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड से बनाया जाता है। अब अगर बात करता हूँ मैं यहाँ पे टनल डायोड की, तो टनल डायोड में कौन सी बाइसिंग का यूज़ किया जाता है। तो टनल डायोड के अंदर जो फॉरवर्ड बाइसिंग होती है उसका और जो रिवर्स बाइसिंग होती है उसका दोनों ही बाइसिंग का यूज़ किया जाता है। और इसका प्रिंसिपल जो होता है वो कौन सा होता है, टनलिंग इफेक्ट पे ये क्या करता है, टनलिंग इफेक्ट के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। और यहाँ पे इसमें जो इसके लिए जो कट इन वोल्टेज होता है, कट इन वोल्टेज होता है वो कितना होता है 0 वोल्ट टनल डायोड के लिए कट इन वोल्टेज होता है। और अगर मैं बात करता हूँ टनल डायोड के सिंबल की, तो टनल डायोड का सिंबल कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिल जाएगा। ये क्या होता है, टनल डायोड का सिंबल यहाँ पे होता है। ये इसका एनोड टर्मिनल होता है, ये इसका कैथोड टर्मिनल होता है। तो कुछ इस प्रकार क्या होता है टनल डायोड का सिंबल होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एफईटी द एनपी रीजन बिटवीन सोर्स एंड गेट इज। तो हमारा जो एफईटी होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है, इसमें एन और पी के बीच में जो रीजन होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं हम एनपी रीजन की, तो यहाँ पे क्या लेकर के चलेंगे हम एन चैनल एफईटी को मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर एन चैनल एफईटी की बात करता हूँ
तो ये क्या है हमारे पास बीच में चैनल एन है और दोनों तरफ क्या है पी सबस्ट्रेट है। तो ये क्या है हमारे पास ये है, और यहाँ पे जो कनेक्टेड है दोनों गेट हैं, ये जो दोनों गेट है हमारे क्या इंटरनली शॉर्ट सर्किट होते हैं दोनों, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको अलग अलग बताया है। और जो तीसरा टर्मिनल ये ड्रेन होता है और ये हमारा सोर्स होता है। यानी कि हम जो ड्रेन और सोर्स के बीच में जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो कौन सा अप्लाई करते हैं, रिवर्स बायस में वोल्टेज अप्लाई करते हैं। और हम जो गेट और सोर्स के बीच में अप्लाई करते हैं ये भी हम कौन सा अप्लाई करते हैं, रिवर्स बायस में अप्लाई करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं VGS कहते हैं, क्योंकि गेट और सोर्स के बीच में कनेक्टेड है। उसी प्रकार जो ड्रेन और सोर्स के बीच में होता है इसे हम क्या कहते हैं VDS कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो हमारा जो एन चैनल FET होता है इसमें एन और पी रीजन जो होता है इसके बीच जो सोर्स और गेट, आप यहाँ पे डायग्राम में देख भी सकते हो, जो सोर्स और जो हमारा क्या होता है गेट टर्मिनल होता है, तो उसके बीच में जो हमारा कौन सा बायस अवेलेबल होता है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है हमारी जो ड्रेन करंट होती है वो क्या करती है, ड्रेन करंट हमारी इधर से बढ़ती जाती है, तो ये जो हमारा रीजन क्या होता है दोनों एक दूसरे को टच करने लग जाते हैं, यानी कि फॉरवर्ड बायस होने लग जाता है, लेकिन दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में क्या होता है एक रिपल्शन फोर्स लगता है। तो यहाँ पे ऊपर की डायरेक्शन तो क्या होती है, ज़्यादा विड्थ जो होती है वो क्या हो जाती है, यहाँ पे हमारे पास कुछ नैरो शेप हो जाती है, और नीचे क्या होता है हमारा रिवर्स बायस होता है, यानी कि जो हमारा क्या होता है जो सोर्स और गेट टर्मिनल होता है वो क्या होता है यहाँ पे रिवर्स बायस होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, रिवर्स बायस। उसके अलावा अगर बात करता हूँ मैं FET की, तो FET में 3 टर्मिनल होते हैं जो कि मैंने अभी आपको बना के बता ही दी है। तीनों टर्मिनल के मैंने आपको नाम भी बता दिया, गेट हो गया, सोर्स हो गया और ड्रेन हो गया। उसके अलावा जो हमारा FET क्या करता है ये हमेशा रिवर्स बायस में वर्क करता है, क्योंकि मैंने अभी आपको जो डायग्राम बना के बताया था गेट और सोर्स जो होता है ये क्या होता है हमेशा हमेशा रिवर्स बायस में कनेक्ट होता है, तो इसी कारण से ये क्या करता है हमारा रिवर्स बायस में वर्क करता है। और ये क्या होता है यूनिपोलर डिवाइस होती है जो FET होती है, ये क्या होती है यूनिपोलर डिवाइस होती है, क्योंकि इसमें करंट का जो कंडक्शन होता है वो ओनली मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ टाई सेट करंट इन द गिवन सर्किट। तो मैंने आपको जो इसका इसी पेपर का शायद दूसरा क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में मैंने आपको दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में मैंने आपको टाई सेट मैट्रिक्स के बारे में मैंने आपको सब कुछ बताया था कि टाई सेट मैट्रिक्स होती है, उसमें जो हमारी रोज होती है, जो हम रो लिखते हैं टाई सेट मैट्रिक्स में, वो हमको क्या डिनोट करती है, तो वो हमको डिनोट क्या करती है टाई सेट करंट को डिनोट करती है। उसी प्रकार से जो जो कॉलम होते हैं टाई सेट मैट्रिक्स में, जो कॉलम होते हैं वो किसको डिनोट करते हैं, ब्रांच करंट को डिनोट करते हैं। और जो हमने मैंने यहाँ में आपको उसकी टाई सेट मैट्रिक्स की रैंक का फॉर्मूला भी दिखाया था, रैंक क्या होती है और ऑर्डर क्या होती है, वो फॉर्मूले ही मैंने आपको बताए थे। तो अब जो हमको क्या पूछा है इस क्वेश्चन में टाई सेट करंट पूछी है, तो यानी कि जो हमारे रैंक होगी मैट्रिक्स की, जो टाई सेट मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वही क्या होगी उसकी करंट होगी। तो आपको सिंपली अगर आपने वो पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसको देखोगे, तो वहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है टाई सेट के बारे में, तो आप जाकर के उसको देख सकते हो। तो यहाँ पे सीधा हम फॉर्मूला में वैल्यूज को पुटअप करेंगे, तो क्या होता है हमारे जो टाई सेट करंट होती है, यानी कि जो टाई सेट करंट होती है उसका जो टाई सेट करंट का मतलब हो गया कि हमको उस मैट्रिक्स की रैंक पूछ रहा है कि उसकी रैंक क्या है, रैंक जब हम निकाल देंगे तो वही हमारी टाई सेट करंट हो जाएगी। तो सिंपली हमको क्या निकालनी है, मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है। तो आप देखो यहाँ पे जो रैंक का जो फॉर्मूला होता है, रैंक निकालने का जो फॉर्मूला होता है टाई सेट मैट्रिक्स में, वो क्या होता है कि B-N+1, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है सिंपली। अब आप देखो यहाँ पे कितनी ब्रांचेज है, आप इसमें ब्रांच काउंट करो, 1 2 3 4 5 ब्रांचेज हैं, तो हमने लिख दिया 5 माइनस। नोड काउंट करो तो एक नोड, दूसरा नोड, 3 नोड और 4 नोड, कितने नोड है 4 नोड है हमारे पास, तो 4 हो गया +1। तो हमको ये कितना हो जाएगा हमारे पास, सॉरी यहाँ पे जो ब्रांचेज है हमारे पास कितनी है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे ब्रांचेज है वो कितनी है हमारे पास 6 ब्रांचेज हैं। तो यहाँ कितना टाइप करेंगे हम 6, तो हमारे पास ब्रांचेज है, और नोड कितने हैं हमारे पास 1 2 3 4, 4 नोड है +1, तो 6 में से 4 गए तो कितने बचे 2 + 1, यानी कि कितना हो गया, इस मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी 3 होगी। यानी कि हमारे पास इसकी जो रैंक होगी, यानी कि रैंक का मतलब ही हमारे पास टाई सेट करंट होता है, तो इसकी टाई सेट करंट कितनी आएगी 3 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हो, ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारे पास इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द टेलीजेंस थ्योरम विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो जो हमारी टेलीजेंस थ्योरम होती है उसके अकॉर्डिंग कौन सा यहाँ पे सही स्टेटमेंट है। तो आपको पता है जो टेलीजेंस थ्योरम होती है उसमें क्या होती है कि जितनी पावर डिलीवर की जाती है सर्किट के द्वारा
सोर्स के द्वारा जितनी पावर डिलीवर की जाती है उतनी पावर क्या होती है लोड के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है, यानी कि समेशन ऑफ पावर डिलीवर्ड बराबर क्या होता है समेशन ऑफ पावर एब्जॉर्ब होता है, यानी कि जितनी पावर सोर्स ने डिलीवर करी वो सारी पावर क्या होगी लोड ने कंज्यूम कर लिया। तो यही हमारी क्या होती है टेलीगन्स थ्योरम होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो हमारे टेलीगन्स थ्योरम होती है ये लीनियर नेटवर्क, नॉन लीनियर नेटवर्क, टाइम वेरिएंट नेटवर्क, टाइम इनवेरिएंट नेटवर्क सभी पे ये क्या होती है अप्लाई होती है। और जो टेलीगन्स थ्योरम होती है ये किस पे बेस्ड होती है हमारी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होती है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो किस पे बेस्ड होती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होती है। और ये टेलीगन्स थ्योरम जब तक यहाँ पे वैलिड होगी जब तक हमारे सर्किट में केवीएल केसीएल वैलिड होंगे, यानी कि जब तक केवीएल केसीएल हम सर्किट में लगा सकते हैं तब तक हम सर्किट में टेलीगन्स थ्योरम भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है सिलिकॉन कैन बी ऑपरेटेड एट हाई टेम्परेचर। जो सिलिकॉन जो होता है वो हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट हो सकता है, ये हमको असर्शन दिया हुआ है। और यहाँ पे रीजन की बात करें तो एनर्जी गैप ऑफ सिलिकॉन जर्मेनियम इज मोर देन सिलिकॉन। जो एनर्जी गैप होता है वो जर्मेनियम का वो ज़्यादा होता है सिलिकॉन से। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं हम सिलिकॉन के ऑपरेटिंग टेम्परेचर की, तो जो सिलिकॉन का जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है यहाँ पे सिलिकॉन का जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है ये कितना होता है -60 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के ये कितना होता है प्लस का 175 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जर्मेनियम का जो होता है ये क्या होता है -60 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के प्लस का 75 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो आपको जो असर्शन दिया हुआ है और सिलिकॉन कैन बी ऑपरेटेड हाई टेम्परेचर, तो ये आपको सही दिया हुआ है। लेकिन जो एनर्जी गैप की बात करते हैं जर्मेनियम इज मोर एनर्जी गैप देन सिलिकॉन। तो जर्मेनियम का एनर्जी गैप क्या होता है कम होता है, जबकि सिलिकॉन का एनर्जी गैप क्या होता है ज़्यादा होता है। तो ये हमको क्या दिया हुआ है गलत असर्शन दिया हुआ है। तो यानी कि हमको जो असर्शन तो सही है लेकिन रीजन जो है उसका एक गलत दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारे पास इसका सही आंसर हो जाएगा। जो असर्शन जो दिया हुआ है वो सही दिया हुआ है लेकिन उसका रीजन उसने गलत दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट है द एनर्जी विच एनी इलेक्ट्रॉन पोजेज एट 0 डिग्री केल्विन। तो 0 डिग्री केल्विन पे जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा एनर्जी होती है वो एनर्जी लेवल होता है 0 डिग्री केल्विन पे, वो कहाँ होता है। तो ये कहाँ होता है हमारे पास 0 डिग्री केल्विन में इलेक्ट्रॉन। तो अगर बात करता हूँ मैं फर्मी लेवल की, तो ये क्या होता है हमारे पास एक वैलेंस बैंड होता है, इसे हम वैलेंस बैंड कहते हैं। और एक हमारे पास ये होता है कंडक्शन बैंड। तो अगर बात करता हूँ मैं इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर की, तो इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में जो हमारा फर्मी लेवल होता है यानी कि जो 0 डिग्री केल्विन होता है, तो यानी कि 0 डिग्री केल्विन पर यानी कि 0 केल्विन पर क्या होता है हमारा जो फर्मी लेवल होता है ये कहाँ लाई करता है एट द मिडिल ऑफ द सेंटर लाई करता है। ये किसके लिए बात कर रहा हूँ मैं इंट्रेंसिक के लिए बात कर रहा हूँ। तो हमारा जो 0 डिग्री केल्विन पे जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो एनर्जी पोजेस होती है उसे हम क्या कहते हैं फर्मी लेवल कहते हैं। यानी कि फर्मी लेवल कहाँ लाई करता है हमारा इंट्रेंसिक के लिए 0 डिग्री केल्विन पे सेंटर में लाई करता है, यानी कि मिडिल में लाई करता है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो ये हमारा कहाँ शिफ्ट होता जाता है, ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, यानी कि वैलेंस बैंड की तरफ शिफ्ट होता जाता है। उसी प्रकार अगर बात करता हूँ पी टाइप के लिए और एन टाइप के लिए, तो क्या होता है कि पी टाइप में हमारा जो 0 डिग्री केल्विन पे जो पी टाइप में लाई करता है तो ये कहाँ लाई करता है वैलेंस बैंड में लाई करता है फर्मी एनर्जी लेवल। ये कब 0 डिग्री केल्विन पर। और जैसे जैसे मैं एनर्जी टेम्परेचर बढ़ाता जाता हूँ तो ये कहाँ टूवर्ड्स सेंटर जो मूव करता रहता है। और वैसे ही क्या होता है हमारा कंडक्शन बैंड में, तो कंडक्शन बैंड में 0 डिग्री केल्विन पे कहाँ होता है ये हमारा कंडक्शन बैंड में होता है। और जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो ये कहाँ टूवर्ड द सेंटर यानी कि डाउनवर्ड शिफ्ट होता रहता है। तो ये डाउनवर्ड ये कौन सी कंडीशन होती है हमारी 300 डिग्री केल्विन होती है, यानी कि पी टाइप और एन टाइप के लिए बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं इंट्रेंसिक के लिए बात करता हूँ तो ये कहाँ लाई करता है एट द मिडिल ऑफ द सेंटर। तो 0 डिग्री जो इलेक्ट्रॉन पोजेज होते हैं 0 केल्विन पे वो उससे हम क्या कहते हैं फर्मी लेवल कहते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है DC bias is adjusted greater than its cutoff value that the output current flow for less than half of the input voltage cycle is। तो ये कौन सा एम्पलीफायर होता है, ये हमारा क्लास सी एम्पलीफायर होता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपको असर्शन दिया हुआ है अ सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर आर यूज्ड टू वॉर्ड लियोनार्ड सिस्टम फॉर स्पीड कंट्रोल बट सेल्फ एक्साइटेड आर नॉट। और रीजन दिया हुआ है सेल्फ एक्साइटेशन इज सुटेबल फॉर लो वोल्टेजेस। तो हमारा जो अगर बात करता हूँ वॉल्ड लियोनार्ड मेथड की, तो मैं आपको इसका डायग्राम बना के बता देता हूँ। क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास ये सप्लाई होती है 3 फेज की, उसके बाद क्या होता है तीनों फेज से यहाँ पे हमारे पास 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है।
और उस इंडक्शन मोटर से क्या होता है, हमारे पास एक कपल्ड होता है जनरेटर, डीसी जनरेटर। उस डीसी जनरेटर क्या होता है, ये कपल्ड होता है प्लस माइनस, और इस डीसी जनरेटर से क्या करते हैं हम, इसका जो वोल्टेज होता है वी, ये क्या होता है, इस डीसी मोटर का क्या बनता है, सप्लाई बनती है। तो ये यहाँ से देता है और ये मोटर यहाँ से लेती है। तो ये जनरेटर होता है, क्या होता है, सेपरेटली एक्साइटेड होता है। और उसी प्रकार ये मोटर होती है, ये भी क्या होती है, सेपरेटली एक्साइटेड होती है। तो ये हमारा पूरा वॉर्ड लियोनार्ड सिस्टम का डायग्राम होता है। तो सेशन दिया, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर आर यूज इन वॉर्ड लियोनार्ड सिस्टम फॉर स्पीड कंट्रोल बट सेल्फ एक्साइटेड आर नॉट। तो ये तो आपको सही दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में दिख भी रहा है कि हमने जो जनरेटर यूज किया है तो ये कौन सा है, सेपरेटली एक्साइटेड का यूज किया है। अब बात करते हैं रीजन की। तो सेल्फ एक्साइटेशन इज अनस्टेबल फॉर एट लोअर वोल्टेजेस। जो सेल्फ एक्साइटेशन जो होता है वो अनस्टेबल होता है लोअर वोल्टेज के लिए, तो ये भी आपका सही है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा, ए इज करेक्ट एंड आर इज द सुटेबल रीजन फॉर इट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इन आरएलसी सर्किट इंडक्टेंस इज 20 मिली हेनरी एंड कैपेसिटेंस इज 200 माइक्रोफेरेड, फाइंड द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। तो यहाँ पे आपको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बतानी है और आपको ये रेडियन पर सेकंड में बतानी है। तो रेडियन पर सेकंड का मतलब हो गया ओमेगा नोट में बताना है। तो ओमेगा नोट की वैल्यू क्या होती है, 1/√LC। तो यहाँ पे आपको वैल्यूज पुट करनी है, 1/√L की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो L दिया हुआ है हमको 20 इंटू मिली का मतलब क्या होता है हमारे पास 10⁻³ होता है, 10⁻³ होता है। इंटू में सी किसमें दिया हुआ है, माइक्रो में दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 200 इंटू 10⁻6। बस आपको इसको सोल्व करना है। तो सोल्व करेगा तो कितना मिल जाएगा हमारे को, 500 रेडियन पर सेकेंड। इसको सोल्व करने पे क्या मिलेगा, 500 रेडियन पर सेकेंड। तो आप इसको सोल्व कर लेना, केएलसी से भी सोल्व कर सकते हो, नॉर्मली भी इसको आप सोल्व कर सकते हो। तो क्या मिल जाएगा, 500 रेडियन पर सेकेंड। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, for the given circuit in the for the given circuit find the value of V at t बराबर 12 मिली सेकेंड if the current is given at I is equal to 10 t e की पावर -100 t where L is the 25 मिली हेनरी। तो यहाँ पे आपको वोल्टेज की वैल्यू बतानी है, 12 मिली सेकेंड पे आपको वोल्टेज बताना है। तो आपको पता है कि अगर हम इंडक्टर की बात करते हैं तो इंडक्टर में यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेते हैं, आपको दिख जाएगा। तो ये जो इंडक्टर है, तो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी होता है। तो यहाँ पे आपको V बराबर L की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी दी हुई है, 25 मिली हेनरी। मिली का मतलब होता है 10⁻³ ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ, मिली का हो जाएगा 10⁻³ अब आपको क्या करना है, जो डी आई बाई डी टी है, यानी कि जो आपको करंट की वैल्यू दी हुई है डी बाई डी टी इंटू में करंट की वैल्यू आई की वैल्यू क्या दी हुई है हमको क्वेश्चन में, 10 e की पावर -100t। इसको सोल्व करना है। अब इसको क्या करना है, हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे हम, तो यहाँ क्या करेंगे, हमारा जो 10 है ये हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन करते हैं हम इसका। तो यहाँ पे जो मैंने अभी 25 लिखा था, उस 25 को हम छोड़ देते हैं, इसको हम लास्ट में काउंट करेंगे क्योंकि हमारा पूरे कॉमन चलेगा पूरे सॉल्यूशन में, तो हम उसको लास्ट में कंसीडर कर लेंगे। तो 25 के अलावा जो भी आएगा हम उसको कंसीडर करते हैं। तो अब हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, तो डिफरेंशिएशन में क्या हो जाएगा, 10 डी बाई डी टी, क्योंकि 10 हमारा कांस्टेंट था। तो ये क्या बचा यहाँ पे, क्योंकि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फर्स्ट का डी बाई डी टी इज इक्वल टू फर्स्ट डॉट पहला का इंटू दूसरे का मल्टीप्लाई, वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यानी कि पहले को छोड़ेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस दूसरे को छोड़ के पहले का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो 10 हमारा बाहर आ गया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन करता हूँ। तो डी बाई डी टी हो जाएगा हमारे पास ये, यानी कि ये क्या बचा, जब ये बाहर आया तो टी डॉट ई की पावर -100t ये हमारे पास बन गया। तो अब आगे क्या हो जाएगा हमारे पास 10, जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, t इंटू -100 इंटू ई की पावर -100t प्लस ई की पावर -100t, ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें सोल्व कर लेंगे। और सोल्व करने से पहले अब जो हमको टी की वैल्यू दी हुई है, टी की वैल्यू कितनी दी है, 12 मिली सेकेंड। तो इस 12 क्या करेंगे हम इसमें पुट करेंगे, 12 मिली सेकेंड, मिली को हम चेंज करेंगे तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 0.002 लिख सकते हैं, 0.012 लिख सकते हैं मिली को। यानी कि इस 12 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 0.012 लिख सकते हैं। मिली में दिया हुआ है तो हम इसको किसमें, सेकेंड में चेंज कर लेंगे। तो बस जहाँ जहाँ टी दिख रहा है उस टी की जगह मैं क्या करूँगा, 0.012 से रिप्लेस कर दूंगा।
तो बस मैं इसको आगे सोल्व करता हूँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो 10 0.012 इंटू -100 इंटू ई की पावर -100 इंटू 0.012 प्लस ई की पावर -100 इंटू 0.012, ये आ गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10, तो 1 पॉइंट माइनस का 1.2 ई की पावर -1/2 प्लस ई की पावर -1/2, ये हमारे यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे, ई की पावर -1/2 की वैल्यूज हम केएलसी से कैलकुलेट कर लेना है, क्योंकि ऐसे आप निकाल नहीं पाओगे। तो ई की पावर -1/2 की वैल्यू हम केएलसी से कैलकुलेट करेंगे, तो उसकी वैल्यू केएलसी से कैलकुलेट करने पे कितनी आ जाएगी, 0.301 आएगी। तो हम उसी को लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि 10 हमारा बाहर चल ही रहा है, तो माइनस का 1/2 इंटू में ई की पावर -1/2 की वैल्यू -1.2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.301 प्लस 0.301, ये हमारे पास ई की पावर -1.2 की वैल्यू होगी। अब ये हमारे पास 10 चल ही रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 0.3612 प्लस 0.301, ये हमारे पास चलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो 10 हमारे पास चल ही रहा है, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 0.0602, हमारे पास ये क्या बच गया, ये आ गया। अब क्या करेंगे, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हो जाएगा हमारे पास माइनस का 0.602 हो जाएगा। और मैंने अभी आपको बताया कि ये तो हमारे पास आया, और एक बाहर हमारे पास 25 इंटू 10⁻³ भी चल रहा था एल की वैल्यू। अब क्या करना है, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देना, जो कि माइनस तो आ ही गया हमारा। अब क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 15.05 मिली वोल्ट में आ जाएगा हमारे, क्योंकि 10⁻³ का मतलब मैंने मिली लिख दिया और सीधा 25 को माइनस का 0.602 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कितना मिल जाएगा हमको, 15.05। तो अगर आपको कहीं स्टेप समझ नहीं आया तो आप वीडियो को पीछे लेकर के और अपनी कॉपी में जैसे नोट डाउन करोगे, मैंने बस एक डिफरेंशिएशन किया है और डिफरेंशिएशन करके बस टी की वैल्यू पुटअप की है। बस टी की वैल्यू जो हमको क्वेश्चन में दी हुई थी 12 मिली सेकेंड, उसको पुटअप किया और बाकी सारी मैंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन की है, तो आपको भी कर लेनी है, तो आप बिल्कुल ईजिली आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, कार्बन प्रतिरोध का संयोजन क्या है। तो हमारा जो कार्बन जो रेसिस्टेंस होता है उसका जो संयोजन जो होता है वो क्या होता है, तो ये होता है हमारा ठीक से अलग किया हुआ कार्बन ब्लैक, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका सही आंसर होता है। तो दोस्तों ये थे 80 क्वेश्चन जो इस पेपर में टेक्निकल से पूछे गए थे। इससे आगे हमारे जो नॉन टेक पोर्शन है उसके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमने जो 80 क्वेश्चन जो 80 क्वेश्चन टेक्निकल के पूछे गए थे उन सभी का यहाँ पे सॉल्यूशन कर लिया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।